नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इसके पहले वाली सीरीज़ में हम लोगों ने 179 क्वेश्चन तक देख लिया था और आज हम स्टार्ट करते हैं वन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो इंडियन और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके थॉट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इसके पहले के अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवियाथन का लेखक कौन है? तो इसके पहले हमने अभी डिस्कस किया था। ऑप्शन है हाब्स, ग्राम वाल्स, रूसो या फिर मैकाइवर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाब्स लेवियाथन का लेखक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस राजनीतिक चिंतक ने कहा कि तलवार के बिना संविदाएं केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्यों को सुरक्षित कर सकें? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, हाब्स का स्टेटमेंट है। हाब्स पूर्ण सत्तावादी का समर्थक था, वो राजा को शक्तिशाली बनाना चाहता था, ठीक है। और उसने इसी संदर्भ में कहा था कि भावना प्रधान होने के कारण मनुष्य भय की भाषा ही जानता है। भय को उत्पन्न करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है बल प्रयोग, ठीक है। तो किसी समझौते का पालन मनुष्य इसलिए करता है, ये उसका मत था कि किसी समझौते का पालन मनुष्य इसलिए करता है क्योंकि दंड का भय उसे इसके लिए बाध्य करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं? यहाँ नहीं शब्द है, आपको ध्यान रखना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो ए है, आर्गानस्की, ये जो है खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। बाकी जो सारे लोग हैं जैसे स्नाइडर हैं, हर्शेनी है, शैलिंग है, ये लोग खेल सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल ने सभ्य समाज को देखा विशिष्टता के साकार रूप में, एकता के साकार रूप में, सार्वभौमिकता के साकार रूप में या फिर समुदाय के साकार रूप में? इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, हीगल ने सभ्य समाज को सार्वभौमिकता के साकार रूप में देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जॉर्ज सोरेल, हीगल, GDH कोल या फिर लास्की। तो इसमें से एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित होंगे। तो हीगल की बात करें तो ये व्यक्तिवाद से संबंधित नहीं है। बाकी जॉर्ज सोरेल संघ समाजवाद सही है, GDH कोल श्रेणी समाजवाद, लास्की बहुलवाद। हीगल व्यक्तिवाद से संबंधित नहीं है, ठीक है। हीगल जो है आदर्शवादी सिद्धांत का प्रवर्तक है। नेक्स्ट देखते हैं 185 नंबर, राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फाइनर ने, सिडनी वेब ने, आमंड ने या फिर लासवेल ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, आमंड ने। वर्ष 1963 में अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक आमंड ने राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले प्रयोग किया। राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है संस्कृति के उन पक्षों से है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य संस्कृति के उन पक्षों से है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए? ऑप्शन है वित्त संबंधी शक्ति को, नियम बनाने की शक्ति, नीति निर्धारित करने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये जितनी भी तीनों दी हैं, इन सभी सत्ता को प्रत्यायोजित किया जा सकता है। तो यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि प्रत्यायोजित क्या चीज़ है। तो वह आदेश, नियम तथा उपनियम जो संसद की किसी विधि द्वारा प्रदत्त सत्ता के अंतर्गत कार्यपालिका अथवा प्रशासन के द्वारा जारी किए जाते हों, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वित्त संबंधी, नियम बनाने की शक्ति, नीति निर्धारित करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ जो है प्रत्यायोजित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रदत्त विधान किया जाता है। प्रदत्त विधान किया जाता है संसद के द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा या फिर लोकायुक्त द्वारा। तो प्रदत्त विधान किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है हमारा, मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है?
अराजकतावादियों का, बहुलवादियों का, मार्क्सवादियों का या फिर व्यवहारवादियों का। तो मूल्य तटस्थता जो है ये व्यवहारवादियों की विशेषता है, क्योंकि व्यवहारवाद जो है मुख्यतः शुद्ध ज्ञान यानी कि प्योर नॉलेज का सिद्धांत है, जो मूल्यों से सरोकार नहीं रखता है, मूल्य तटस्थता की विशेषता रखता है। ठीक है, तो इस तरह से यथास्थिति का समर्थक है, जिसे सामाजिक परिवर्तन में कोई अभिरुचि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक चेतना का अर्थ है। राजनीतिक चेतना का क्या अर्थ है? समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम या फिर सभ्यता के प्रति प्रेम। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम। ठीक है, तो जिनके अंदर राजनीतिक चेतना आ जाती है वे समझने लगते हैं कि कौन सी राजनीतिक आदर्श उनके अपने देश और समाज के लिए कल्याणकारी हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? राज्य के केंद्रीय महत्व पर कौन सहमत नहीं है? बहुलवादी, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी या फिर संरचनात्मक यथार्थवादी। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको जितने भी यथार्थवादी विचारक हैं ये सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत हो जाएंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। लेकिन जो बहुलवादी हैं वो इससे सहमत नहीं होते हैं। क्यों सहमत नहीं होते हैं? क्योंकि बहुलवादी मानते हैं कि राज्य जो है विभिन्न संघ समूहों में विभाजित है, जो गैर राज्यकर्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए ये इससे सहमत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। निम्न में से कौन सी एक आधारभूत मान्यता नहीं है? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है जो आधारभूत मान्यता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका ऑप्शन है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। पहला ऑप्शन है आपका, राजनेता अपने राष्ट्रहितों की आकांक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। तीसरा है हमारा, प्रत्येक राज्य का बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है। चौथा है, राज्य अपने हितों के संरक्षण और सार्वजनिक संवर्धन के लिए अपनी शक्ति अथवा प्रभाव का प्रयोग करता है। तो इसमें देखिए पूछा क्या है कि कौन सी आधारभूत मान्यता नहीं है। तो अगर आप इन सब को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सी वाला जो है, प्रत्येक राज्य का बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है, सॉरी ये तो है ही, ये जो बी वाला है ये गलत है, ये आधारभूत मान्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ नैतिक सिद्धांतों की बात की गई है कि राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। ये गलत है, ये आधारभूत मान्यता नहीं है, क्योंकि जो यथार्थवादी हैं इनके अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपने हित पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसलिए इनके लिए नैतिक सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं होता है। मेन चीज़ क्या होता है? राष्ट्रीय हित। ठीक है, तो जो निर्णय लिए जाते हैं, विदेश नीति संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाते हैं, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? उत्पादन के संबंध, विचारधारा, उत्पादन की शक्तियाँ, कानूनी और राजनीतिक संगठन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हम देखते हैं हमारा कौन सा सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो आपका बी वाला सही है, 3, 1, 4 और 2। ठीक है, तो इसकी अगर सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा उत्पादन की शक्तियाँ, ये नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद आएगा आपका उत्पादन के संबंध आएंगे, उसके बाद आएगा आपका कानूनी और राजनीतिक संगठन आएंगे, और उसके बाद आपकी विचारधारा आएगी। तो ये इसका सही क्रम होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है,
किसकी, उदारवाद की, मार्क्सवाद की, सर्वाधिकारवाद की या फिर प्रत्ययवाद की। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, प्रत्ययवाद की। सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है किसकी, प्रत्ययवाद की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि यह व्यक्ति के अस्तित्व को समाज की देन मानता है। ठीक है, इसलिए समाज के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्ति के व्यक्तित्व का आवश्यक अंग है। जहाँ उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, हितों और अधिकारों पर बल देता है, वहीं अगर समुदायवाद की बात करें तो उसके दायित्वों और कर्तव्यों तथा समाज के सामान्य हित पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। समुदायवाद के समकालीन विचारकों की बात करें तो मैकटी या टायर, सैंडल, माइकल वाल्जर हैं, जिनके आरंभिक चिंतन की जड़ें ग्रीन व हीगल के विचारों में मिलती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीकी से पूर्व हैं। तथ्य अनिवार्यतः तकनीकी से पूर्व हैं, व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर व्यवहारवाद या फिर प्रत्यक्षवाद। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हुए मूल्य निरपेक्ष उपागम मीन्स वैल्यू फ्री अप्रोच का समर्थन करता है। व्यवहारवादी ऐसे किसी कथन को मान्यता नहीं देते जिसकी वैज्ञानिक स्तर पर पुष्टि नहीं की जा सकती है। व्यवहारवाद सामाजिक स्थिरता पर बल देता रहा है, अतः उसने अपना ध्यान तथ्यों के विश्लेषण तक सीमित रखा है। व्यवहारवादी विचारधारा तथ्य को अनिवार्यतः तकनीकी से पूर्व मानती है। नेक्स्ट है हमारा, बहुलवादी वकालत करते हैं, किसकी वकालत करते हैं, राज्यों की स्वायत्ता की, सरकार की स्वायत्ता की, समुदायों की स्वायत्ता की या फिर केंद्र सरकार की स्वायत्ता की। तो इसमें आप लोगों ने अभी देखा था, हम लोगों ने बहुलवाद के बारे में डिस्कस किया था। तो ये राज्यों की स्वायत्ता की बिल्कुल बात नहीं करते हैं, सरकार की भी स्वायत्ता की बात नहीं करते हैं, केंद्र सरकार की स्वायत्ता की बात नहीं करते हैं, समुदायों की स्वायत्तता की बात करते हैं बहुलवादी विचार। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मॉर्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। यह कथन किसका है, के.डब्ल्यू. थॉमसन, बेनो वासरमैन, रॉबर्ट टकर, क्विंसी राइट। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बेनो वासरमैन। बेनो वासरमैन के अनुसार ये स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं। ठीक है, जीवन जो है स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है। ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, भारत के संविधान की उद्देशिका का, सोवियत नागरिकों के अधिकार से संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का, यूनाइटेड स्टेट के संविधान के अधिकार पत्र का। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ये जो है जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण जो तथ्य है, ये अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का तथ्य है। ठीक है, ये जो है 4 जुलाई 1976 को अमेरिका की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा अंगीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 198 है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाता है। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, भारत या फिर श्रीलंका। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये फ्रांस की व्यवस्था की विशेषता दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जेरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है। ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जेरी मेंडरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है। इस प्रथा का प्रयोग चुनाव में कूटनीति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है 200 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी लोगों को पता है। सीधे मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, डी ऑप्शन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का। नेक्स्ट है हमारा 201 नंबर क्वेश्चन, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है इंग्लैंड, भारत, रूस या फिर अमेरिका। तो ऑप्शन सी सही है, रूस। रूस में चूँकि साम्यवादी सिस्टम है,
साम्यवादी शासन प्रणाली है। साम्यवादी दल तथा उसकी विचारधारा के साथ संबद्ध रहने के कारण सोवियत संघ रूस में न्यायाधीशों की विचारधारा स्वतंत्र नहीं है, अतः रूस की न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव हुआ जापान में, जर्मनी में, अमेरिका या फिर इंग्लैंड में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। इन्हें सरकार की शीर्षक विहीन चौथी शाखा भी कहा गया है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग एक विलक्षण प्रकार की अमेरिकन प्रशासकीय इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर, निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है? तो इसको अभी हम लोगों ने देख लिया, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को, फेडरल कोर्ट को या फिर कार्यपालिका को। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोग मुख्य कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें शासन की शीर्ष विहीन शाखा की संज्ञा दी जा सकती है। इन्हें शासन की चतुर्थ शाखा भी कहा जाता है क्योंकि इनके कार्य मिश्रित प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 5, 10 प्रतिनिधि जनसंख्या या क्षेत्रफल के हिसाब से या फिर 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2। ठीक है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं तथा सीनेट में राज्यों की कुल सदस्य संख्या 100 है और इसमें से जो है अमेरिका की सीनेट के प्रत्येक राज्य से दो चुने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 50 राज्य हैं और 2 चुने जाते हैं, तो कुल सदस्य संख्या सीनेट में हो जाती है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में व्हाइट हाउस है संबंधित है, किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से, व्यवस्थापिका से, राष्ट्रपति से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। व्हाइट हाउस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। अमेरिका की कांग्रेस के आधिकारिक भवन को कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन है 13वें संविधान संशोधन द्वारा, 14वें संशोधन द्वारा, 15वें संशोधन द्वारा या प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो नेक्स्ट है, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा आइजनहावर द्वारा, दूसरा है जॉन कैनेडी द्वारा, तीसरा है ट्रूमैन द्वारा, चौथा है निक्सन के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सैनिक औद्योगिक संकुल शब्दावली का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट जी आइजनहावर द्वारा 1961 में अपने विदाई समारोह के भाषण में प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक जो 208 क्वेश्चन थे घटना चक्र में, जो विचारकों से संबंधित थे, राजनीतिक चिंतकों से, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये लगभग 6-7 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और कम से कम 2 बार सुनिएगा, जिससे इस तरह से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। आपके पास बुक हो तो उसमें भी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्वतंत्रता और समानता से संबंधित क्वेश्चन लेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।